आज के इस तफसीली जायजे में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिवायती एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती है और सबसे अहम बात, शरीयत के एनेक्स से इसका तज्जिया क्या कहता है। तो बगैर किसी ताखीर के सीधा मौजू पर आते हैं। हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। पहले हम स्टेट बैंक की इस एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम को समझेंगे, फिर इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का मवाजना करेंगे। इसके बाद बैंकों के दरमियानी किरदार पर बात होगी और आखिर में इस पूरे निज़ाम का शरीयत के नुक्ता नज़र से जायज़ा लेंगे। तो चलें अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है स्टेट बैंक की एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम। अब अगर हम थोड़ा माजी में जाएं तो साल 1973, जी हाँ 1973 मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था। इसी साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम की बुनियाद रखी। मकसद बहुत सीधा सा था और वो ये कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात को एक ज़बरदस्त बूस्ट दिया जाए। और ये बूस्ट देना कैसे था? एक्सपोर्टर्स को रियायती यानी सब्सिडी वाले मार्कअप रेट्स पर फाइनेंस फराहम करके। जरा सोचें, जब किसी एक्सपोर्टर को मार्केट से सस्ते दामों फंड्स मिलते हैं तो जाहिर है उसकी पैदावारी लागत काफ़ी कम हो जाती है और इस तरह बैनुल अक़वामी मार्केट में मुसाबकत की दौड़ में शामिल रहना बहुत आसान हो जाता है। ये इस स्कीम की असल ताकत थी। अब हम अपने दूसरे एजेंडे की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2, आइए इनका मुवाजना करते हैं। देखें, ये पूरी स्कीम कोई एक जैसा फ्लैट मॉडल नहीं है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। पार्ट 1 बिल्कुल केस टू केस बेसिस पर चलता है, मतलब कोई मखसूस एक्सपोर्ट ऑर्डर आया या लेटर ऑफ क्रेडिट मिला तो फाइनेंसिंग हो गई, बस वक्ती सा काम। लेकिन पार्ट 2 ये एक मुस्तकिल चलने वाली क्रेडिट लाइन है। ये दरअसल उन एक्सपोर्टर्स के लिए एक इनाम की तरह है जिनकी पिछली कारकर्दगी शानदार रही हो, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, ख़ास तौर पर पार्ट 1 में चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर एक्सपोर्ट का हदफ पूरा ना हो या मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स बरवक्त जमा ना कराई जाएं तो भारी जुर्माना देना पड़ता है। एक तरह की पेनल्टी लगती है और ये सख्ती ज़रूरी भी है ताकि इन सस्ते फंड्स का कोई और गलत इस्तेमाल ना हो सके। तीसरा हिस्सा, बैंकों का दरमियानी किरदार। ये अमल वाकई बड़ा दिलचस्प है। इस पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। होता यह है कि स्टेट बैंक तमाम फंड्स फराहम करता है। कमर्शियल बैंक महज एक मिडलमैन यानी एक पुल का किरदार अदा करता है। वो स्टेट बैंक से पैसा लेता है और सीधा एक्सपोर्टर को थमा देता है। ये बैंक की बैलेंस शीट पर सिर्फ एक लायबिलिटी के तौर पर जाहिर हो रहा होता है। उनका अपना कोई सरमाया रिस्क पर नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैंक्स अपना पैसा नहीं लगा रहे, कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? जवाब है 1.5% सर्विस चार्ज। जी हाँ, सिर्फ एक दरमियानी रास्ता फराहम करने पर बैंक अपने लिए ये मुनाफा यकीनी बना लेते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप है ना? और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, शरीयत का नुक्ता नज़र। इस पूरे मरवजा मुआशी ढांचे को समझने के बाद अब हमें इसका गैर जानिबदाराना जायज़ा लेना है। और सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होने वाला ये रिवायती तरीक़ा शरीयत के उसूलों के मुताबिक है? इसका जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले रिबा यानी सूद की बुनियादी तारीफ को देखना होगा। इस्लामी मालियात में उसूल बहुत वाज़ेह है। कर्ज के किसी भी लेन देन में बगैर किसी जायज़ तिजारती मुआवजे के जो भी इजाफी रकम वसूल की जाती है वो रिबा कहलाती है। और ये कर्ज पर एक नाजायज़ इजाफा तसव्वुर होता है जिसकी कतई मुमानियत है। तो फिर इस एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम पर इस उसूल का इतलाक कैसे होता है? ज़रा इस पूरी चेन को देखें। एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग बैंक की लायबिलिटी साइड को जाहिर करती है। बैंक स्टेट बैंक से कर्ज लेता है और फिर वही रकम आगे एक्सपोर्टर को कर्ज पर दे देता है। चूंकि कर्ज लेने और कर्ज देने के इन दोनों मराहिल में इंटरेस्ट शामिल हो जाता है, इसलिए माखिज़ के मुताबिक ये पूरी स्कीम रिबा पर मबनी हो जाती है और इस्लामी कवानीन से मुतज़ाद करार पाती है। तो इस सारे जायजे के बाद एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल उभरता है। अगर ये इतना बुनियादी और वसी पैमाने पर फैला हुआ रिवायती तजारती निज़ाम सूद की वजह से शरीयत से टकराता है, तो इस पूरे आलमी नेटवर्क को मुशारका जैसे अखलाकी और सूद से पाक मुतबादलात की तरफ मुंतकिल होने में आखिर कितना वक्त लगेगा? क्या यह तब्दीली इतनी आसान है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। आज के इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।